अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। कराची की तारीख और तंग गलियों से उठने वाली एक कहानी जो अब बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंच चुकी है, और अगर यूं कहें कि ऐवानों तक पहुंची नहीं है, ऐवानों को हिला भी दिया है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बज़ाहिर एक पिंकी नाम है, लेकिन इसके पीछे करोड़ों रुपए की एक कोकेन क्वीन यानी खुफिया नेटवर्क चलाने वाली, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम रखने वाली, पूरा बासर रवाबित के साथ जाल रखने वाली खातून है, जिनका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी ने कराची में गोया हलचल मचा दी। पुलिस ये दावा करी है कि मुलजिमा शहर भर में मोहलिक मनशियात सप्लाई करने वाले एक मुन्नज़म नेटवर्क की एक अहम किरदार थी, जहां खवातीन राइडर्स के जरिए खुफिया अंदाज में डिलीवरीज की जाती थी, और मुबैना तौर पर ये मनशियात की डिलीवरीज तालीमी इदारों में भी जहर पहुंचा रही थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल सवाल ये है कि आखिर अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल क्यों दिया गया अदालत में, और किसके हुक्म पर पुलिस अफसरान उसे इस तरह से अदालत लेकर आए, और क्या वाकई इस नेटवर्क के पीछे कोई ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, जो बड़े बाअसर हैं। सेनेट की कायमा कमेटी भी मैदान में आई है इस मामले के ऊपर, और GDA ANF से मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब की गई है, और अब पूरे पाकिस्तान की नजरें इस बात पर हैं कि ये पिंकी कोकेन क्वीन का नेटवर्क कौन कौन चला रहा था। करोड़ों रुपए के खुफिया फ्लैट्स हैं, कोकेन है, असलहा है, ब्लैंक चेक्स हैं, ताकतवर रवाबितों के इल्जामात हैं। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कराची में मौजूद एक बड़े अंडरवर्ल्ड का एक चेहरा है, जिसने कई बड़े सवालात खड़े किए हैं कि आखिर इस नेटवर्क की असल सरगना कौन है, किसको मनशियात सप्लाई की जाती रही, और आने वाले दिनों में कौन कौन बेनकाब होने वाला है अगर ऐसा होगा तो। इसी प्रोग्राम में आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, हसीब जमाली साहब सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे फ़हीम सिद्दीकी साहब, उनको भी वेलकम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपसे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे इस केस से रिलेटेड, लेकिन इससे पहले कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं अनमोल पिंकी के हवाले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात हो रही थी कि पिंकी का रिमांड नहीं मिल सका, अदालत में उसको किस प्रोटोकॉल से लाया गया, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की बहस चल रही है। तो इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कराची पुलिस को बिलाखिर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया, और उन्होंने 14 से 15 साल की उम्र में मनशियात फरोशी का ये धंधा शुरू किया था। अभी जो तफ्तीश हुई है, तफ्तीशी ज़राए का ये बताना है कि मुलजिमा पर 16 बरस से मनशियात के कारोबार में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है कि 16 बरस से वो कर रही है। कराची में मुबैना ड्रग लेबॉर्ट्रीज कायम करने का भी इंकशाफ हुआ है तफ्तीश के दौरान। केटामाइन, एफेड्रीन, मेथ और दीगर नशावर मवाद बरामद होने का दावा किया गया है। कोकेन में केमिकल को मिलाकर उसकी मिकदार को बढ़ाया जाता था और फिर उसे महंगे दामों फरोख्त करने का इंकशाफ भी हुआ है। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मजमूई तौर पर अब तक 14 मुकदमा दर्ज हुए हैं। लाहौर से कराची तक मनशियात का ये नेटवर्क है जिसमें नए इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा कोई खुफिया एजेंसी ने लाहौर में एक डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई। कराची जिस फ्लैट से वो गिरफ्तार हुई है, वहां की भी यही सूरत हाल बताई जा रही है। सबसे पहले मैं हसीब साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगी, जब इस तरह के मुलजिमान जिन पर मुकदमात भी दर्ज होते हैं, इनके ऊपर पहले से भी मुकदमात दर्ज हैं, और इनकी वॉइस तो आपने सुनी है जो बहुत वायरल है, वो कह रही है कि अगर आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, और खुलेआम सबको चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर इस तरह के जराइम के अंदर मुलव्वस लोगों को, जिन्होंने नस्लों को तबाह किया है, डिस्ट्रॉय किया है घरों को, उनको अगर इस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है अदालत के अंदर और रिमांड नहीं मिलता, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इंसाफ मिलने की कोई रमक, कोई उम्मीद बाकी रहती है, या ये क्या प्रोटोकॉल है? कोई आम अगर शख्स होता तो क्या उसको भी इसी तरह से अदालत में लेके जाया जाता हथकड़ियों के बगैर, इसी प्रोटोकॉल के तरह जिस तरह से क्वीन को, कोकेन क्वीन को मॉडल को लेकर जाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लग रहा था किसी मुलजिम को अदालत नहीं लेके जा रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा था पुलिस उसकी सिक्योरिटी पे मामूर है, जो उसके साथ पुलिस वाला चलता हुआ आ रहा था, और हैंडकफ्स भी नहीं थे, जबकि इतने सीरियस चार्जेस हैं, इतनी सीरियस एलिगेशंस हैं, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनका। तो ये तो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, सिफारिशों पे लोगों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, और ऐसा लग रहा था
कि मजबूरी के तहत या सिर्फ खाना पूरी के लिए उनको अदालत लाया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ कोई चार्ज बनाने का पुलिस की नीयत लग नहीं रही थी जब तक ये वीडियो सामने नहीं आ गई। मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि यहाँ सलाम पेश करना चाहिए जिस भी आदमी ने इस वीडियो को बनाया और इस केस को सोशल मीडिया पे डाला, जिसकी वजह से ये इशू हाईलाइट हुआ है। और आज जब पूरे पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है तो हमारे अरबाब इख्तियार भी, हमारी पुलिस भी और तमाम लोग उसमें हरकत में आ गए कि किसी तरीके से जो है ये जो पब्लिक प्रेशर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या जस्टिफाई किया जाए कि ये शहद या जैतून था। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो ये सब नहीं हो रहा होता जो हम देख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रेशर सोशल मीडिया ने डेवलप किया है जिसकी वजह से अब ये कुछ मैंने देखा बरतरफियां भी हुई है, नौकरी से भी कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, पुलिस के लोगों को। फ़हीम साहब, आपसे सवाल ये है कि क्या अभी भी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इस कहानी के अंदर, इस पूरे ड्रामाई अंदाज में जिस तरह से वो बेच रही थी और ऐसे लग रहा है कि ये कोई मूवी देख रहे थे हम, कोई फिल्म थी, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वाकई कराची जैसे बड़े शहर के अंदर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज और सब लोग इतनी अच्छी एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, वहां पर गढ़ में बैठ के, बिल्कुल सेंटर में बैठ के ये इतना बड़ा नेटवर्क खातून चला रही थी धड़ल्ले से, और फिर लोगों को वॉइस के अंदर वो बता भी रही होती हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या अभी भी इसके अंदर कोई खुफिया पहलू है? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्टिल कुछ चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई? लेकिन शायद सबसे पहले तो इसमें यह है कि इसकी गिरफ्तारी चूंकि लाहौर से हुई है और इंटेलिजेंस इदारे के तवस्सुस से हुई है, उनके मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में हुई है, और उसके बाद जो है ये कोई एक हफ्ता उन हाथों में भी रही है और वहाँ इससे बहुत कुछ उगलवाया गया है, बहुत कुछ तफ्तीश में सामने आया है, और जो कुछ सामने आया है उससे कुछ नई फाइलें भी बनी हैं और कुछ पुरानी फाइलों में नया मवाद भी शामिल हुआ है। और ये फाइलें क्यों बनती हैं, इसके पीछे मकासद क्या हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो और वो मकासद भी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसी महीने में जो है इस्लामाबाद में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होनी है, तो डेफिनेटली वहाँ ये फाइल्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब उसके बाद जब इसे जो है वो दिया गया पुलिस को, तो उसके बाद ये था कि अब पुलिस, अरे जैसे उसके पास, पुलिस के पास कस्टडी आई है तो मेहरबानों के फ़ोन भी आना शुरू हो गए थे, और उन्हीं मेहरबानों के फ़ोन के नतीजे में ये जो आपने प्रोटोकॉल देखा है कोर्ट में वो आपको नजर आया है। अब ये वही बात जो अभी हसीब भी कह रहे थे कि बुरा हो इस मीडिया का कि जिसने जो है पिंकी को जो है उसकी शाहाना पेशी को जो है वो खबर बनाया और खबर से बढ़कर जो तमाम खबरों पे इसे फोकियत भी दे दी, तो आज पूरा मुल्क इसके ऊपर बात कर रहा है। अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। अगर ये वीडियो, सिर्फ ये वीडियो जो उसके पेश करने की, अगर ये सिर्फ सामने ना आती तो आज मैं और आप बैठ के पिंकी के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, बिल्कुल, और इतना बड़ा नेटवर्क सामने नहीं आता। अब ये नेटवर्क सामने आ चुका है और उससे मुतालिक बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि वो खुद जो है वो इन्वेंट करती थी, नए जायके बनाती। अब जब वो नए जायके बनाती थी तो उसी हिसाब से जो है फिर उसके रेट्स भी वो तय करती थी। और मैंने जब जो पार्टीज वगैरह में जहाँ ये ड्रग्स जो है वो सप्लाई होती थी, जब मैंने ऐसे लोगों से रब्ता किया जो ये पार्टीज अटेंड करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अनमोल के जो ये ड्रग्स हैं, अनमोल की इस धंधे में आखिर उसकी इतनी शोहरत की वजह क्या थी? तो उनका एक ही जवाब था कि उसका माल एक नंबर होता था। अच्छा। और जिसने माल अपना एक नंबर बेचने के लिए उसने अपनी पैकिंग्स बनवाई हुई थी, ट्रांसपेरेंट पैकिंग अलग है, सिल्वर पैकिंग अलग है, गोल्ड पैकिंग अलग है, सबके रेट्स अलग हैं, और वो बड़ा सोशल मीडिया पर उसको इस्तेमाल करती थी वक्तन फवक्तन। सॉरी आपकी आवाज जी, कट गई, दोबारा डिस्काउंट बोलिएगा। ऑफर्स भी लगाती थी मैडम, वक्तन फवक्तन, जिस तरह से हम देखते हैं ना डिस्काउंट्स आती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उसमें जो है वो बाकायदा ये मैंने वो मैसेज देखे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ऑफर है, नई ऑफर है कि अगर आपको एक पीस 15,000 का मिलेगा, अगर आप ज्यादा लेंगे तो रेट कम हो जाएंगे, 12,000 में आपको मिल जाएगा। और फिर डीलर्स के लिए अलग, यानी हमारे यहाँ मसाज सेंटर की आड़ में, ब्यूटी पार्लर्स की आड़ में जो धंधा चल रहा होता है वो डीलर्स हैं, वहां पे भी इसकी डिमांड होती है, तो उनके लिए उसने अलग रेट्स रखे हुए थे कि अगर आप 1 किलो लेंगे तो आपको 9,000 रुपए का फी पीस पड़ेगा, और 24 घंटे की सर्विस ऑन है, शहर के किसी भी इलाके में आपको चाहिए हो तो हाजिर है। वो इस तरह का नेटवर्क चला रही थी जिसके पास 40 राइडर हो, तो उसके पीछे आप सोचें कि ताकत क्या होगी। तो अशराफिया, जो हमारी अशराफिया है, मैं तो उसे हमारी भी नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या करें, वो इसके पीछे है सारी। इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें जो है और दीगर जो हमारे इदारे आते हैं उनके लोग भी हैं।
और उसकी वजह से जो है सिचुएशन ये हो चुकी है कि पिंकी जैसे नेटवर्क कोई एक नहीं कई चल रहा है। पिंकी ने कराची से कदम निकाले तो वो लाहौर और इस्लामाबाद तक पहुंची, और बताने वाले बताते हैं कि इस्लामाबाद में तो उसने खुद शुरू में जो है पार्टीज अरेंज की हैं, क्योंकि उसे इस्लामाबाद की अशराफिया में अपने कॉन्टेक्ट्स बनाना था। मतलब अपनी अपनी तो ऐसे मार्केटिंग लोग की है, अपनी प्रमोशन की है, अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं उसने अपनी प्रोडक्ट को सेल करने बिल्कुल के लिए प्रॉपर, और उसके लिए उसको कहीं पर किसी रोक टोक का सामना अपेरेंटली नहीं करना पड़ा। फहीम हसीब साहब, इसमें अदलिया का कितना अहम रोल हो सकता है? हमने सोशल मीडिया की बात करी कि वो वीडियो बनी, सोशल मीडिया पर आई, अवाम ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और अब जाकर उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो नहीं बनती और अगर उस पर आज भी हम बात नहीं कर रहे होते, शो पे कोई डिस्कशन भी नहीं हो रही होती और अंदर खाते बिल्कुल छुपा छुपा के वो सारे मामला तय हो जाते और हमें खबर भी नहीं होती कानों कान, और इसी तरह से उसका काम चलता रहता। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं स्टेज के ऊपर, जहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिमांड मिल गया है, आगे से आप क्या समझ रहे हैं कि अदलिया का कितना सॉलिड रोल हो सकता है? एंड व्हाट डू यू सी कि अभी फ्यूचर में क्या वाकई कोई सज़ा होगी, या हम देखेंगे बैठते मुंह देखते रह जाएंगे एक दूसरे का कि हम बैठ के शो कर रहे थे, बात कर रहे थे और वो घर चली गई आराम से? देखें, पाकिस्तान में बार बार जो हैं वो ऐसे टेस्ट केस आ रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री में, जहाँ पे कि अदलिया से लोगों के और इस इदारे से जो प्रोसिक्यूशन का है, पुलिस का है, इनसे लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं कि आप आएँ और लोगों को इंसाफ दिलाने में जो है वो मदद करें। अब सब देखें, ये पूरी एक चेन होती है। आपको पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पाकिस्तान में राइज है, उसमें एक क्रिमिनल को सिर्फ कहीं पे चेन ब्रेक दिखानी होती है, कहीं पे डाउट क्रिएट करना होता है, और तो बड़ा भारी जो है जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेशन पे। सबसे पहली पुलिस के ऊपर हो गई, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन पे होती है जो उस फ्रेमवर्क में जो है केस को साबित करने की कोशिश करती है, और फिर उसके बाद अगली जिम्मेदारी होती है अदलिया की कि उन सबूतों के बिना पे फैसला दे। कहीं पे भी एक जगह कमज़ोरी आ जाए तो वो मुल्जिम उसका फेवर उठा लेता है, और वो अच्छे अच्छे वकील भी करते हैं, और फिर प्रेशर टैक्टिक्स तो आपने आज देख ही लिए कि वो खातून जिस तरह आ रही थी अदालत में, हमने वीडियोस देखी, वो हमने देखा पुलिस वाला किस तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था सिक्योरिटी गार्ड बन के, तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी नोट कर ली। लेकिन अभी सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से और आप सब दोस्तों के मीडिया के जिन्होंने इस पे आवाज़ उठाई है उसकी वजह से अब हुकूमत सिंध भी जागी है, अब ये आपके जो कानून साज इदारे हैं वो भी जागे हैं, लेजिस्लेटर भी जागे हैं, सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और रिमांड भी अब लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ये मैटर हाईलाइटेड रहेगा मीडिया में, मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अपनी बड़ी जो है परफॉर्मेंस दिखाएगी। लेकिन जिस दिन ये थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया, यानी कि अखबार के पहले सफ़े से निकल के ये स्टोरी आखिरी सफ़े पे या बैक पेज पे चली गई, तो फिर पुलिस वही अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी, क्योंकि हमारी पुलिस काफ़ी हद तक जो है वो सिर्फ प्रोटोकॉल की पुलिस रह गई है। अब वो सिर्फ पावरफुल को, ताकतवर को ताकत में रखने की रह गई है। तो एक अच्छा मौका मिला है हमारे सिस्टम को ये साबित करने का कि इतना बड़ा नेटवर्क जो कि शहरों में है, जो कि एक बिजनेस मॉडल की तरह रन किया जा रहा है, किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं। जैसे डिस्काउंट्स का आप बता रही हैं, ब्रांडिंग हो रही है, नाम लिखा हुआ है, स्टैंप्स बने हुए हैं, प्रिंटिंग हो रही है हसीब साहब उसके ऊपर। आप देख रहे हैं वो जो एक डिबिया आई भी थी, सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही है। सो इट्स बीइंग वेरी नॉर्मल। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, पार्टीज़ के अंदर कहीं पर भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जस्ट लाइक आप कोई खाने पीने की चीज़ एक नॉर्मल रूटीन मैटर बना के आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर तो बहुत सॉलिड किस्म के जो शवाहिद ऑलरेडी होंगे भी तफ्तीशी इदारों के बाद। आप क्या समझते हैं फिर इसके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा ले सकती है अदलिया? क्योंकि डेफिनेटली वो तो आएगा, उसके बाद क्या होगा? देखें, जज सही वही होता है जो प्रेशर ना ले। अब सवाल ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसी करती है, वो सबूत गैदर करती है। अगर मैं समझता हूँ इन खातून के फ़ोन को ही अगर सिर्फ स्कैन किया जाए, या इनके मिलने जुलने वालों को देखा जाए, या जियो फेंसिंग की जाए, या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे शफायत और बहुत सारी लीड्स निकलेंगी। ये सिर्फ एक FIR के ऊपर इस वक्त ऐसी पोजीशन में है। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, मल्टी फैसेड है। इसका मैन्युफैक्चरर कौन था, इसको जो है
डिज़ाइन कौन कर रहा था, जो डिज़ाइनिंग का फैक्टर इसके अंदर इन्होंने खातून ने ऐड किया हुआ है, फिर इसकी मार्केटिंग कौन कर रहा था, ये खुद तो नहीं हर काम कर रही होंगी, पूरा एक मुनज़्ज़म सिस्टम काम कर रहा था इसके पीछे। इट वाज बीइंग सोल्ड, जैसे कोई प्रोडक्ट बेची जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें, फिर कस्टमर्स इसमें कौन थे, वो सब चीज़ें सामने आएंगी। ये कहाँ यूज़ होती थी, कैसे सप्लाई हो रही थी, क्या तरीक़ेकार है। जैसे राइडर्स, 40 राइडर्स, एक बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है कि हम रोज़ राइडर्स को मुख्तलिफ कंपनीज़ के देखते हैं दिन रात, और हमें नहीं पता होता वो राइडर्स क्या कर रहे हैं। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि राइडर्स का बिजनेस इस तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। स्मूथली कराची जैसे शहर के अंदर, जैसे हम अक्सर देख रहे होते हैं, नाकाबंदी हो रही होती है, चेकिंग हो रही होती है, तलाशी हो रही होती है, तो उस दौरान जाहिर है ये 40 राइडर्स कराची की सड़कों पर ही ऑपरेट कर रहे होंगे, डिलीवरीज के लिए जा रहे होंगे, डिलीवरी से आ रहे होंगे, और ये प्रोडक्ट साथ रख के जा रहे होंगे, और किसी ने नहीं रोका, किसी ने काम नहीं किया। इट मीन्स कि ये एक इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त हमें सायरा बानो साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, जीटीए की सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आज आपका वक्त जो है वो बहुत ही कीमती था मेरे लिए, बिकॉज हम एक ऐसे इशू पर बात कर रहे हैं और इस इशू को हाईलाइट भी कर रहे हैं। कल से बात हो रही है पिंकी के ऊपर, जो कोकेन क्वीन बनी हुई है और अलग ही दहशत फैली हुई है उसकी कराची के अंदर, और लोग उस पर बात भी कर रहे हैं कि कितनी दीदा दलेरी के साथ वो एक इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी जिसके अंदर 40 तो सिर्फ राइडर्स थे। देन उसकी प्रोडक्ट की अपनी ब्रांडिंग अलग थी, मार्केटिंग अलग थी, सेल्स टीम उसने अलग रखी हुई थी, लाइक एन अदर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जिस तरह से काम कर रही होती हैं कंपनीज। आप वाकई समझती हैं कि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना बहुत आसान है कराची के अंदर, बगैर किसी की सरपरस्ती के, बगैर किसी की पुष्टपनाही के इतने बड़े जराइम पेशा गिरोह को चलाया जा सकता है कराची के अंदर? जी, आपने अपने मुकदमे के सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, गालिबन मैडम तक आवाज नहीं जा रही है, प्लीज आप इसको चेक कर लें, फिर मैं उनसे दोबारा कनेक्ट कर। आपकी आवाज जी 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 प्लीज, अब आ रही है आवाज आपकी। जी जी, मैंने कहा आपने सवाल का जवाब दे दिया कि ये इतना बड़ा नेटवर्क किसी की सरपरस्ती, पुष्टपनाही, आशीर्वाद के बगैर चल ही नहीं सकता। और जो कल से और आप और हम जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो ये तो सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा, सिंध सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। आपने देखा होगा कि जब कोई एहतजाज करता है तो उस वक्त पुलिस उसके साथ सलूक क्या करती है। आपने देखा होगा जब आप सीएम हाउस के बाहर कोई उस्तादा एहतजाज करते जी, तो उस वक्त ये कैसे वो कहते हैं कि दरिंदे बैठे होते हैं, और कल ये सिस्टम उस खातून को प्रोटोकॉल दे रहा था। तो देखिए, उससे पहले आप आयान अली को देखा होगा जी, कि जो उनका केस चला रहा था, उस कस्टम ऑफिसर को गोली मार दी गई, मगर वो कहते हैं कि सब खामोश और किसी ने सवाल नहीं पूछा, और वो बहुत आराम और सुकून की जिंदगी गुजारते। उससे पहले आपने देखा होगा अरमगान केस का भी देखा होगा। जी जी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के नाम आते और एकदम से एक हाइप क्रिएट हुई, और उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई, और पता ही नहीं हमें कि अरमगान आया वो जेल में है या वहीं कहीं किसी कमरे में बैठा KFC खा रहा है। तो ये आप तो समझ किसी रही की हैं पुष्टपनाही कि ये आप केस बिल्कुल उन्हीं, हमारा जो एक प्रीवियस रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, जो एक सेट हुई हुई है, पूरा बार सेट हुआ हुआ है, ये केस भी आप उसी तरह से देख रही हैं? जी बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं। यहाँ पर किसको सजा हुई अभी आपने, मैं मतलब किसी के नाम ऐसे नहीं, जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि डॉक्टर फजीला अब्बासी के एकदम से सुना और तमाम चीजें हुई, आपने 3 दिन के बाद दोबारा कहीं नाम सुना आपने? बिल्कुल। तो ये यहाँ पर जिस तरीके से ये यहाँ पर जिक्र भी नहीं है, ये यहाँ पर जाके अब वो कहते हैं कि यही लोग शामिल हैं। मैं तो बबांगे दहल कहूंगी कि यही सिस्टम के अंदर से ही लोग शामिल हैं। खुदा जाने अब ये भत्ते पे लड़ाई हुई है कि जो उसको पकड़ा गया है, या ग्रुप ए ने ग्रुप बी का ये वो कहते हैं नेटवर्क एक्सपोज किया है। तो वरना तो अगर इन्होंने कार्रवाई करनी होती तो आप रूरल एरिया की तरफ चले जाएं, आप जरा तहकीक करें। मतलब खबर तो पक्की है, मैं वैसे आपको कह रही हूँ कि ये सांगड़ में एक SP थे आबिद बलोच साहब, 9.5 करोड़ की उनके पास आइस और ये गुटखा वगैरह थे। आप मुझे बताइए कि इनकी थानों की सरपरस्ती में वो उस पूरे इलाके में ये आइस का कारोबार और ये जो गुटखा है, सफीना, आदाब, इसका कारोबार होता है। मैं आपको अपने हल्के की बात बता रही हूँ।
आप आए तो आपको पता चलेगा कि वो मिर्जापुर है, कि एक तरफ कच्चे शराब की भट्टियां हैं, एक तरफ जुआ है जिसको आंकड़ा कहते हैं, और दूसरी तरफ वहां के नौजवानों की ये नशे की लत है, और तमाम चाहता है, और बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, और वो जो जितना कमाऊ पूत होते हैं, और आपने देखा होगा कि हमेशा वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग ये होती है। मसला ये है कि एक दूसरी गुफ्तगू भी हमें जो कुछ कहते हैं र्यूमर्स हैं या क्या सुनने में आ रही है कि जब आग इनके घर तक पहुंची है तो तब थोड़ी सी हिलजुल हुई है कि ये क्या। नहीं, मुझे ये बताएं कि इसमें जो इसमें इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दिखती। जो आपने बोला ना कि आग इनके घरों तक पहुंची है, मैं आपकी उस रेफरेंस पे बिल्कुल एक्यूरेट पहुंच गई हूँ, लेकिन उसके अंदर ज्यादा वजन मुझे लग नहीं रहा। इस दूसरी बात आपकी मुझे ज्यादा वेटेज में लग रही है, जो आपने बोला ना कि जो हो rumors सकता है कि ग्रुप की आपसी लड़ाई हो, पैसे का मामला हो। आपसी लड़ाई है। कोई कहता है कि भत्ता नहीं टाइम पर, वो मैं आपको पहले बात की है, वो मैंने र्यूमर्स की है जी कि जी जो जी, र्यूमर यहाँ पर ये आ रही है, लेकिन ये बेहिस लोग हैं, ये इनके घर भी जल के खाकस्तर हो। बिल्कुल। यहाँ पर नौजवान भी तो हमारे बच्चे हैं ना, हाँ, कोई बन जाए तो इन्होंने अकेला है, अच्छा इजी मैडम, मनी है। हमारे साथ आप फहीम मुझे सिद्दीकी बताइए। साहब भी हैं, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी। फहीम, ऐसी आपने बहुत सारी स्टोरीज कवर की होंगी कराची में रहते हुए भी, माजी के अंदर बड़े बड़े ड्रग माफियाज भी, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुए। सायरा बानो साहिबा कह रही हैं कि कुछ होने नहीं वाला, फजीला की खबर ले ले, अरमगान का केस ले ले, उससे पुरानी कोई स्टोरी उठा ले, या जो आपके पास स्टोरीज पहले थी उनको ले लें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी एक सियासी सरपरस्ती का एलिमेंट होता है जिसको आप माइनस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप भी यही सोच रहे हैं, आप भी यही समझ रहे हैं कि इस नेटवर्क पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए शाइस्ता, आप का जो सवाल है मैं उसमें बिल्कुल जो सायरा बानो है उनसे जो है इत्तेफाक करूंगा, और मैं ये बात कह भी चुका हूँ, आज कई चैनल्स पे मैंने ये बात कही भी है, और अपने प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ ये कि देखिए ये पिंकी जो है ना, इसको आप कोई ऐसा ना समझें कि वो कोई बस एक मामूली सी कोई डॉन है जो ड्रग रैकेट चला रही थी। उसके जो मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेज जो सामने आए हैं, जो उसकी अदालत में चाल है, जो उसका अंदाज है, वो बता रहा है कि वो कितनी पुरएतमाद है और उसके पीछे कितने कैसे हाथ मौजूद हैं। फिर आप ये भी देखिए ना कि जो खातून जो है वो गिरफ्तार होने के बाद जब जेल पहुंची है, तो वहां से भी खबरें कुछ ऐसी ही हैं कि वहां पे भी उसे भरपूर प्रोटोकॉल मिला है। अच्छा। तो ऐसी खातून के हवाले से अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो जो है आपने उसका पूरा गैंग बस्ट कर दिया और अब जो है वो शहर में सुकून हो जाएगा, कोकेन नहीं बिकेगी, तो क्या आज की तारीख में आप समझ सकती हैं कि उसके जेल जाने के बाद शहर में कोकेन नहीं बिक रही होगी? वो तो जाने से पहले अपना जानशीन मुकर्रर करके गई है। उसकी जो ऑडियो सामने आई है उसमें उससे वो कह रही है कि जनाब मेरे इसी नंबर से एक जेंट्स जो हैं वो राब्ते में होंगे और वो मेरे दोस्त हैं, जब सारा सिस्टम चलाएंगे। तो कुछ इस तरह से ऐसे गैंग्स का, ऐसे उनका नेटवर्क का इतनी जल्दी क्यों नहीं बिगड़ता जब तक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की नीयत ना हो। यहाँ नीयत का मामला है सबसे बढ़ अच्छा, के। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आग जो है अपने घरों तक पहुंची है, और उस आग के पहुंचने के नतीजे में जो है, लेकिन उस उसके नतीजे में जो है जाहिर है चीजें जो है वो इस स्टेज तक तो आ गई हैं। जी जी, आपने कुछ दिन पहले जो है वो एक खबर देखी होगी कि जो जो फरियाल तालपुर साहिबा हैं उन्होंने असेंबली में जो है वो एक इजलास बुलाया, जिसमें जो है वो एमपीएस सारे मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के और लोग भी मौजूद थे। उसमें आईजी सिंध को बुलाकर जो है उनसे कहा गया कि आप मंशियात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर, हम इसके लिए तो और इदारे मौजूद हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक भी कहा कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, हम तो थर्ड लेयर में आते हैं, और बिल्कुल जी ठीक भी है। लेकिन उस जी, पर उनसे नाराजगी का इजहार किया गया कि आप इसके ऊपर काम करें। अब ये जो सिचुएशन है ना कराची की, इसमें हर पुलिस वाला यही सोच के बैठा हुआ है कि हम तो थर्ड लेयर में आते हैं, मंशियात के खिलाफ काम करना जो वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। जी, लेकिन जनाब यही पुलिस जब किसी इलाके में जो है गुटखा मावा चलाना हो, तो यही पुलिस उसे सपोर्ट कर रही होती है, इस तरह की जो दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम है उन्हें सपोर्ट कर रही होती है। तो जब आपका पूरा सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो चुका हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस हो, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, इसी तरह के किरदार सामने आते हैं, जैसा किरदार जो है आप अभी पिंकी की सूरत में देख रही हैं। ठीक। हसीब साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि हम अक्सर देखते हैं, और ये प्रैक्टिस भी है, जिस तरह फ़हीम साहब जिक्र कर रहे हैं, सायरा बानो साहिबा जिक्र कर रही हैं, कि कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और उसी तरीके से रूटीन वर्क में इनके नेटवर्क्स भी चलते रहेंगे, इनका काम भी चलता रहेगा।
किस तरह से ये कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं, क्यों इन पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाती, क्यों प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाती, पुलिस सॉलिड केस नहीं बना पाती और ये आज़ाद घूमते रहते हैं। उसके ऊपर आप जितने भी शोज़ कर लें, जितनी भी बात कर लें, वो कम होगी, क्योंकि जो उससे रिलेटेड इदारे हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह से फ़हीम ने कहा, जिनका काम है पकड़ना, वो अपना काम नहीं कर रहे। अदलिया का काम है इनको छूटने नहीं देना, इनको रिलीज़ नहीं करना। अगर वहाँ पर ये निकल आते हैं बाहर तो फिर हम किससे उम्मीद करें कि कौन करेगा इस मसले का हल? हसीब साहब, देखें, दुनिया भर में जो ड्रग कार्टेल्स होती हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें तो वो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं, और वो सिर्फ उनकी जो होती है रीच, वो सिर्फ क्रिमिनल्स गैंग्स तक नहीं होती, बल्कि अमेरिका में भी हमने देखा है, साउथ अमेरिका में भी देखा है कि वो अदालत तक तो भी उनकी रसाई होती है, पुलिस में भी उनके लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रोसिक्यूशन को भी कंट्रोल किया हुआ होता है। उन्होंने एक बड़े कार्टेल की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कार्टेल्स मीन के सब सिस्टम्स के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट किया हुआ होता है उन्होंने। लेकिन देखिए, इनका गिरफ्तार होना ये इस चीज़ का सबूत है कि अभी अच्छे लोग मौजूद हैं, कुछ काम करने वाले लोग मौजूद हैं जो काम करना चाह रहे हैं कि चीज़ों को सही किया जाए, किसी तरीके से फिक्स किया जाए। लेकिन इसके अलावा अभी भी मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी इसमें बहुत इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और इसको मल्टी फैसेट तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरर से लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर, सेल करने वालों से लेकर, इसके कंज्यूमर्स जो हैं, ये सबको आपको एक तरीके, क्योंकि देखें ड्रग्स जो है, एंटी नारकोटिक्स लॉ जो है 1997 का फेडरल का लॉ बना हुआ है, और सिंध ने भी इसका कानून साजी की है 2 साल पहले। अब पुलिस को भी वही ताकत दे दी गई है जो फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल पुलिस को भी दी गई जो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। तो अब पुलिस इज वेल इक्विप्ड, इक्विपमेंट भी है, लैब्स भी हैं। अब इन सब चीज़ों को फॉलो अप किया जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि एग्जाम्पल सेट हो। और देखें, ये एक दफ़ा फिर कभी कभी कहते हैं कि बुरे हालात में आपको मौका मिलता है, ये हमारे अदालती निज़ाम को एक मौका मिला है कि अपने आप को सुरखरू करे। एक मिनट बानो साहिबा, साहिरा बानो साहिबा, वाकई ये एक टेस्ट केस लेगी पुलिस कानून नाफिज करने में? नहीं जी, आपने वीडियोस देखी हैं, जो एसपी खड़ा होके चाय सर्व कर रहा हो, जो घुटनों को हाथ लगा के मिल रहा हो, जिसको एक सीएम साहब के जो पीए हैं उनका बेटा, आपने देखा होगा हैदराबाद में 2 थप्पड़ मारी थी एएसआई को और बोला कि तुम्हारे जैसे मेरे डाले में बैठे हुए होते हैं, आप इस पुलिस से उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं। ये सारे के सारे, अभी क्या मैं कहूँ कि आप क्या इनके जो, अब जी एक बहस चली हुई कि ये आती कहाँ से, तो क्या हब चौकी से जिनका काफिला आता है, क्या उनको कोई रोक के पूछ सकता है? 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आते हैं तो आप पूछ सकती हैं कि इसके अंदर क्या है, ये पुलिस पूछेगी। आपने बाबुल भैया केस सुना होगा कि वो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर असला पकड़ा गया था, उसके बाद उस शख्स को सीट से रिमूव कर दिया और उसके बाद ना आपने सुना ना मैंने सुना कि उसका हुआ क्या, जो असले की भरी गाड़ी पकड़ी गई है। वो जब हमने को थोड़ी तहकीकात की तो सुना है कि पुलिस वालों ने कहा कि अरे भाई माल आना था, हमें तो बता देते। अच्छा। आप इस पुलिस से कि जो यहाँ पर खड़े होके किसी गरीब से 200 रुपए भी नहीं छोड़ती, हमारे यहाँ तो आप, मैं कह रही हूँ कि सांगड़ आपने हमेशा देखा होगा हसास जिला होता है और आफतों में आफत ज्यादा जिला होता है। आपने ये चीज को समझना है तो आइए आके उधर प्रोग्राम कीजिए और फिर देखें कि ये चीजें कहाँ से आती हैं, थाने कितने कितने पैसे लेते हैं और कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं, ये इनका धंधा है। मुझे बहुत अफसोस होता है और मेरा दिल दुखता है कि जाहिर है मैं भी साहिबे औलाद हूँ, कि मतलब ये आग इन लोगों के घरों तक पहुंची हुई है, ये खुद इस धंधे में मुलव्विस हैं। आप अगर मुकेश चावला साहब की बात करें, 6 वाइन के शॉप्स तो उनकी हैं, बिल्कुल उनके नाम से देखें कि कितने परमिट हैं, और वो होता है कि वो लेता कौन है और वो सारी चीजें क्या होती हैं। कभी आपको 80 करोड़ की शराब लांचों में मिलती है, तो इन सब चीजों से आती है। ये वो हड्डी ही नहीं है कि जो इस चीज को सही करे, ये इजी मनी है, इनका धंधा ही इसी पे चलता है। आप मुझे बताएं 1 किलोग्राम उसके कितने डॉलर्स में कितनी उसकी वो सारी चीजें होती हैं। तो यही तो चाहते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर कराची में होने वाली यहाँ पर डिफेंस में पार्टीज का नहीं पता। आप हमेशा न्यू ईयर पे या हेलोवीन या बाकी जो भी ये वैलेंटाइन और इस किस्म की चीजें, आप फला बंगले से पकड़े गए और उसके बाद वहां पर विलायती शराब थी और ये सारा कुछ था, कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा?
मैं आपको बस अब नाम क्या बताऊं कि किसी ने को रेड किया था यहीं जमजमा की तरफ, जी। और फिर वो पता चला कि वो एम्बेसीज के नाम के ऊपर शराब, बड़े बड़े ड्रम डंप होते हैं, और उसके बाद इनकी पार्टीज में क्या होता है, पहले तो गरीब गुरबा इलाकों में अगर कोई चर्स पीता था तो लोग उससे नफरत की निगाह से देखते थे कि चर्सी है। आजकल तो ये फैशन है कि आपने कहीं भी जाना है उससे पहले 2 कश लगाकर जाने हैं। सही बात। तो ये यही सही करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जब किसी के हाथ या बाजू मरोड़ना होता है फिर इस किस्म के केसेस सामने लाए जाते हैं। इनकी नाक के नीचे वो खातून पूरे कराची और पूरे पंजाब में वो सप्लाई कर रही है, और आपने उसकी ऑडियो सुनी होगी। आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने कार्रवाई की है? ये कान मरोड़ा गया है कि बेटा बात मान लो, वरना तुम लोगों के ऐसे धंधे सामने आएंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। तो मैं तो इसको ऐसे ही देखती हूँ, इससे होना कुछ नहीं है कि अगर आप ये समझती हैं कि ये माशरे का सुधार है, या भी ये कोई मेरे कोलीग कह रहे थे कि ये जी एक इनके लिए टेस्ट केस है, टेस्ट केस नहीं है, उनका बाजू मरोड़ा है कि सीधे हो जाओ, चुप करके बैठो, जो कह रहे हैं मानो, वरना तुम लोगों के तमाम धंधे बेनकाब होंगे। आपने जाके देखना है तो आप इमार चली जाएं, आप ई स्ट्रीट पर बने हुए रेस्टोरेंट्स में चली जाएं, आप इन स्कूलों के बाहर सर्दियों में जो शक्करकंदी देते हैं ना, और साथ पुड़िया में चूरन देते हैं, कभी वो पुड़िया खोल कर देख लें कि उस पुड़िया में क्या है। जब शर्जील मेमन साहब के पास चार्ज था तो उन्होंने एक कोई टास्क फोर्स टाइप बनाई जी थी, जी 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 बिल्कुल। और वो उस टास्क फोर्स का काम क्या था कि पूरी वो 2 दरिया वाली साइड पे खड़े होना, और जी वो पहुंच नहीं रहे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। वो जाहिर है अब गाड़ी में ये लड़के हैं, किसी किसी 1 ग्राम पकड़ी, किसी से 2 ग्राम पकड़ी, और 2-2 4-4 लाख रुपए देके उनकी तो दिहाड़ियां लग गई थी। बिल्कुल 1 महीना तो उन्होंने खूब कमाया। तो यहाँ पर सिंसियर कौन है इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से कौन सिंसियर है? ये आप देखते जाइएगा, ये दब जाएगा। ऐसे 10 केसेस इंटेलिजेंस इदारों के पास मुट्ठी में पड़े हुए होंगे कि जो उनको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बवक्ते जरूरत एक एक करके निकला जाएगा। और ये वो कहते हैं ना कि किसी को बस वो एक पेज पे बिठाने के लिए सारा कुछ अपनी होता बात है। मनवाने देखा तो के होता लिए, आपने, ब्लैकमेलिंग के राव लिए। अनवार ने भी तो बताया था ना, हाँ बिल्कुल राव बिल्कुल। अनवार ने भी तो बताया था आके कि 700 अरब की सालाना करप्शन होती है। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी तो कहा था। जब ये ऐसी चीज आती है ना तो मैं मुस्कुरा उठती हूँ। मैंने कहा ओह, लगता है किसी ने किसी बात पे अड़ी की है, हाँ अटक गया वो। तो वो उसको कहने के लिए कि बेटा थोड़ा धीमे धीमे नीचे होकर बैठो, वरना ऐसे ऐसे केसेस निकलेंगे और ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे। आपने देखा होगा 36 लोगों की इनकी फ्रंटमैन की लिस्ट भी थी, जिसमें से 4 को एयरपोर्ट से उतारा था। फिर कहाँ गया वो? उसके बाद जब ये गोदामों पे छापे पड़े थे 2.5 साल पहले, तो ये चीनी के गोदाम, उसके गोदाम, तो फिर वो कहाँ गई खबर? उनको सजा मिली? आपने सुनी कि किसी को लटकाया है? तो ये बस ऐसे ही है। 4 दिन आप इसको देखिएगा, फिर ये मामला सेटल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको और हमारे जो रगों में, इस माशरे की रगों में यही पिंकी होगी, कोई डॉली होगी, कोई रीटा होगी, तो यही सब यहाँ पर हो रहे होंगे। मैंने तो बहुत पहले 2004 में शब्बों का अड्डा भी सुना था, जी। वो ऐसे ऐसे नाजमाबाद बड़े की तरफ सारे, था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं फहीम। अब इन सारे करेक्टर्स के ऊपर जब बात हो रही है, माजी के भी सारे हम बात कर रहे हैं, ड्रग डीलर्स की, माफियाज की, अब लेकिन सोशल मीडिया ने और इस जदीद टेक्नोलॉजी ने सर्विस दे रहे हैं होम डिलीवरी की, लाइक फूड्स, जैसे हम खाना या कपड़े मंगवा रहे होते हैं, इसको कितना आसान बना दिए और इसको कितना इफेक्ट किया है। और क्रिमिनल एक्ट करना या इस तरह की कोई भी चीज़ करना कितना आसान हो गया है, फिजिबल हो गया है, कितना रीच में है अब ये। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, बेसिकली ये तो मार्केटिंग टूल्स के तौर पर अब उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये सारे लोग। इससे पहले आप, जब मैंने पहले भी शायद अभी कहा आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में, मैं कह रहा था कि जब अरमगान की गिरफ्तारी के बाद अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद जो लिस्ट बनी थी कि कराची में कौन कौन ऑपरेट करता है, उस वक्त भी अनमोल उर्फ पिंकी का नाम सबसे ऊपर था। क्या उस वक्त कार्रवाई हो गई थी अनमोल के खिलाफ? और उसके साथ साथ जो और बड़ी लिस्ट थी जिसमें और भी कई नाम थे, उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई हो गई थी क्या? एक साहिर हसन का बेटा, पढ़ा लिखा लड़का, वो जो है जब इस धंधे में मुलविस पाया गया, आपने उसे जो है सिर्फ एक स्टोरी बनाने के लिए आपने पेश कर दिया, और उसके बाद साहिर हसन भी आज जेल से बाहर आ चुका है। तो फिर जब इस तरह की जो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो, जिन्हें कॉस्मेटिक्स कहा जाता है, तो फिर उसकी सूरत में तो फिर कुछ भी आप ये नहीं वो कर सकते कि जनाब सोसाइटी में कोई सुधार आ जाएगा, सोसाइटी में कुछ अच्छी चीजें हो जाएंगी।
बहुत अच्छा कानून बनाया था आपने सिंध असेंबली से जो मंजूर कराया था कि, लेकिन उसके तहत आपने क्या किया आज तक? ये जब आपने कानून बनाया था उसके बाद से अब तक पिंकी जैसे पता नहीं कितने नेटवर्क जो है वो बस्ट हो जाने चाहिए थे, पता नहीं ऐसे कितने गैंग जो अब तक जेल चले जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं। और आज भी अगर पिंकी जेल गई है ना शाइस्ता साहिबा, जी तो ये ध्यान में रखें कि वो आराम करने गई है, उसका ब्रेक दिया नेटवर्क उसको कि आज भी थोड़ा उसी तुम तरह रेस्ट चल कर रहा लो, है तुमने और बहुत साल चलता 16 रहेगा। साल तुमने काम किया, अभी तुम थोड़ा ब्रेक ले लो ऐसे। नहीं वो वाली बात नहीं है, ब्रेक वो वहां बैठकर भी नेटवर्क चलाती रहेगी। और क्या जेल से क्रिमिनल्स के नेटवर्क नहीं चलते क्या? हमने तो दहशतगर्दों के नेटवर्क जो है वो चलते देखे हैं जेल से। तो जेलें तो बेसिकली क्राइम की यूनिवर्सिटी होती हैं, वहां से उसके लिए गैंग चलाना कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा सुकून होगा उसे, कहीं इधर उधर जाना आना नहीं पड़ेगा उसे, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस करने होंगे, उसके जरिए जो है उसका गैंग चलता रहेगा। तो ये सब कुछ होता है। असल बात यही है कि ये जो पिंकी की गिरफ्तारी इस टाइम सामने आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कुछ नई फाइलें बनी हैं उससे अच्छा ली गई मालूमात की बुनियाद पर, और कुछ पुरानी फाइलों में कुछ नया मवाद इकट्ठा हुआ है, और ये फाइलें किसी हो मकसद के लिए बनती हैं। अच्छा ठीक। हसीब साहब, आप अदलिया को हम कहते हैं ना कि आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, वैसे तो उसका जो तासुर है और जो तशख़्ख़ुस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो वैसा नहीं रहा, राइट? ये तो एवरीबडी नोज़ और हर बंदा इस बात को सेकंड भी करेगा। लेकिन आप कितना बाउंड होते हैं, आप ज़ाहिर सदर है बार एसोसिएशन के, आपके ऊपर प्रेशर प्लस आपके हाथ बंधे होना, वो जो आज़ादी वाली एक फील है कि अगर एक क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके पास पूरे प्रूफ्स हैं, लेकिन फिर भी आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, तो कितना बेबस भी महसूस करते हैं, कितना बंधा हुआ भी महसूस करते हैं। और क्या लगता है कि ठीक है आपका एक प्रोफेशन है, आपको ये करना है, आप करना भी चाहते हैं, लेकिन आप कर ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आकर क्या फीलिंग होती है? और इस केस में भी आई होप कि आप ऐसा ही समझ रहे हैं कि यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे एज सच खोल के अपने हाथों को, यहाँ पर भी हाथ बंधे हुए होंगे पिंकी के मामले पर भी। देखें, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ, देखें टाइम एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, अच्छा। चीज़ें चेंज होती हैं। और मैं समझता हूँ जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह की खबरें हम सुनते रहें, अब हो सकता है कि अंदर घरों से ही आवाज़ आ रही हो इनके हुक्मरानों के कि नाउ इनफ इज़ इनफ। राइट और देखिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक और भी चीज़ होती है, या इन फोर्सेस की जो ये यूज़ करती हैं, कि ये यूज़ भी करती हैं, और जब इन्हें लगता है कि यूज़ अब हो चुकी तो पूरे डिस्पोज ऑफ करने में भी देर नहीं लगाती, फिर उनसे वो इज्तनाब भी कर लेते हैं। तो देखें, हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, और मैं समझता हूँ कि ये केस, देखिए मैं दोबारा कहूँगा कि पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या वो सबूत इकट्ठा करती है। कोर्ट खुद जाके सबूत इकट्ठा नहीं करती, बिल्कुल ठीक। प्रोसिक्यूशन उसी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहते हुए केस कोर्ट में प्लीड करती है, और सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पे होती है केस को साबित करना। तो देखिए, जब से अदालती निज़ाम में 26वीं 27वीं तरमीम आई हैं, आपने देखा है कि जजेस का भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के मोराल जो है वो डाउन हुआ है। अब तो ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं जजेस सज़ा के तौर ये पे, भी तो एक बज़ाहिर प्रेशर तौर पे। टैक्टिक है ना सर। और अभी आपके रिसेंटली इलेक्शन भी कैंसिल हुए हैं बार के, तो उसकी क्या रीज़न है, वो क्यों कैंसिल हुए और उससे कितना मोराल डाउन हुआ है, उससे क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट आया है? देखें जहाँ तक इलेक्शंस की बात है वकीलों के, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये 5वीं दफ़ा होने जा रहे थे 6 महीनों के अंदर। अच्छा। और ये उसकी वजह यही थी कि उन्हें मनपसंद लोगों को सेलेक्ट करना है, उन्हें हर जो है वो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को खामोश करना है जहाँ से आवाज़ उठ सकती है। आपको याद होगा कि 2007 की तहरीक में वकीलों का जो रोल था, तो अब उन्हें वो चीज़ नागुज़ीर गुजरती है। इस वजह से इस दफ़ा जो इलेक्शन होने गए उसमें बड़ी ऑर्गेनाइज रिगिंग की कोशिश की गई। अच्छा। जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन पे 300 वोटों का इंदराज था, तो वहाँ 400 वोट के जो है वो बैलेट पेपर्स थे, और 100 की पूरी थप्पियाँ जो हैं वो प्री फिल्ड बैलेट पेपर्स की थी, जो कि कई वकीलों ने हमारे दोस्तों के समेत वो चीज़ें लाइव वीडियोस पे फेसबुक पे अनर्थ की, डिस्क्लोज की, पब्लिक ने देखा, जिसकी वजह से एम्बेरस होके उनको इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा। तो चीज़ें जो हैं वो माशरे में ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारा एक इदारा था वकीलों का जहाँ डेमोक्रेसी की बड़ी लोग मिसालें देते थे, जी। लेकिन ये जो यूनिटी की, डेमोक्रेसी की बड़े एक बड़ा रोल होता था इसका, इसको डिस्कस किया जाता था। आप समझ रहे हैं कि वो भी अब नहीं है, खत्म होता जा रहा है?
देखें अभी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए इलेक्शन में करप्शन को रोक लिया गया हमने। लेकिन जिस तरीके से पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही हैं, अब वो लोगों को लालचें दे रही हैं नौकरियों की और दूसरी मराहतों की। पहले ऐसा नहीं होता था। 2007 की तारीख में मैं आपको बताऊं कि वकील आगे होते थे, पॉलिटिशियंस पीछे होते थे। अब बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो अपने अपने छोटे छोटे लालचों में, इंटरेस्ट्स के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ऑपरेट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ी तादाद वकीलों की इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती, और इसी वजह से हाई कोर्ट बार का जो रिज़ल्ट आया वो सबके सामने था। पूरे पाकिस्तान ने उस रिज़ल्ट को देखा और ताज्जुब से देखा कि रिज़ल्ट कैसे आया कि सारी फोर्सेस एक तरफ खड़ी थी और फिर भी उनका कैंडिडेट नहीं जीत सका। तो देखें अच्छे लोग अभी भी हैं सिस्टम में, नाउमीदी कुफर है। मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि हम सब ने अपना रोल अदा करना है। हम इस बार अपना रोल अदा करें। हम रोज़ किसी ना किसी इशू पे जो है वो टेकअप करते हैं, चाहे वो पेट्रोल का इशू हो, चाहे वो अभी रिसेंटली जो बच्चों की नौकरियों का इशू हो रहा है, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके ऊपर हमने अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो हमने माशरे में लीड लेनी है, हमने लोगों को मायूसी से बाहर निकालना है और लोगों को ये हिम्मत देनी है कि आप अच्छा काम करें, हम आपके साथ खड़े। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने भी हमें तलकीन की है, आप कोशिश करें। होना किस तरीके से होना वो असबाब अल्लाह ताला बनाता है। राइट, थैंक यू सो मच हसीब जमाली साहब, गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम इशू के ऊपर। सायरा बानो साहिबा हमारा शो का हिस्सा थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी बात कर रहे थे इस मामले के ऊपर, पिंकी के। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।